अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मुल्की सियासी सूरत हाल इंतहाई तनाव का शिकार है। इमरान खान का मुतालबा है जल्द इंतखाबात। वो अपने मुतालबे पर तमाम जमहूरी हुज्जतें पूरी कर चुके हैं और बिलाखिर पंजाब और केपी असम्बलीज तहलील करने का ऑप्शन इस्तेमाल करने की तंबीह दे चुके हैं। अब इस सब कुछ होने के बाद भी 12 जमातों की हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी को 1 इंच देने को तैयार नहीं है। इस पे सोने पे सुहागा यह है कि इमरान खान को हर हरबे से नाअहल करने के प्लान भी पूरे जोरों शोर के साथ हरकत में आ चुके हैं। ये सब एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब मुल्क में जो मईशत की सूरत हाल है, मईशत आप कह लीजिए कि आखिरी सांसें ले रही है। दिवालिया होने का खतरा हम सुनते हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो हकीकत में बदलता जा रहा है और मामला अब यहां तक आ पहुंचा है कि एक एटमी मुल्क है पाकिस्तान और हमारे पास प्याज, लहसुन, अदरक खरीदने के पैसे नहीं है। डॉलर कमाने के लिए हम हमेशा सुनते हैं कि बरामदात बढ़ाना होती हैं, लेकिन बरामदात जो प्रोडक्ट्स आपने बनानी है बरामद करने के लिए, उनके लिए खाम माल की ज़रूरत होती है। वो इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि कहा जाता है जी डॉलर नहीं है, कहाँ से दें। इमरान खान का ये बयानिया है कि इंतखाबात इसलिए चाहिए कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन होगा। ये कितना जायज़ मुतालबा है, इस पर हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब जो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर के केपी और पंजाब की असम्बली तहलील कर दी जाए, उसमें वो कितने कामयाब होंगे अर्ली इलेक्शंस पुश करने में, इन सब मामलों के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में 2 सीनियर तज्जिया मौजूद हैं, उनसे सेर हासिल सवालात करेंगे और उनसे जो इन्फॉर्मेशन अखज़ करेंगे उससे जानने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल आगे क्या बन सकती है। लाहौर स्टूडियोज़ में एज़ यूजुअल मेरे साथ ताहिर मलिक साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने वक्त दिया है। आपसे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश तो है, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि देर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन अ कप एंड द लिप, और जो वो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने का उनका प्लान है, 2 चीज़ें इस पर बताइएगा। परवेज़ इलाही साहब इस पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये हो पाएगा उनका प्लान पुश थ्रू या नहीं हो पाएगा? और दूसरी चीज़ कि इमरान खान खुद चाहते भी हैं ये असम्बलियां तहलील करना, जो जिसका वो कह तो रहे हैं, लेकिन क्या डज ही रियली वांट इट? देखिए, इमरान खान साहब एक ही चीज़ चाहते हैं, वो इंतखाब चाहते हैं। आपने अभी अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि हर तरफ से खान साहब को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनको नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, और मुख्तलिफ जगहों पे उनके ऊपर जो केसेस वगैरह चल रहे हैं वो आपको भी पता है। और खान साहब को भी इस चीज़ का इदराक है कि इस वक्त अगर खान साहब को कहीं से रिलीफ मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जमहूर से, आवाम से उनको रिलीफ मिल सकता है। और इसी वजह से वो मसलसल इस 6 महीने के दौरान अगर आप देख लें, हर रोज़ उन्होंने सियासी एक्टिविटी की, और उस सियासी एक्टिविटी का एक ही टारगेट है कि इंतखाबात की तरफ हम जाएं। तो वो तो ये चाहते हैं कि हर सूरत में इंतखाबात हों। अब वो इंतखाबात किस तरह हासिल करेंगे, क्या वो इंतखाबात को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? जहां तक ताल्लुक है काफ लीग का, पंजाब का, देखिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि काफ लीग अपनी सियासत कर रही है। हमें उनकी जो सियासत है उसको पीटीआई के ऐनक से नहीं देखना चाहिए। वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर परवेज़ इलाही साहब 10 सीटों के साथ वज़ीर आला बने तो वो इसलिए नहीं बने कि वो खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकूक़ का या मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी सियासत की वजह से उन्होंने वहां पर वज़ारत आला की सीट ली है। तो ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि खान साहब अगर कहेंगे तो हम असेंबलियां तोड़, लेकिन मोनिस इलाही साहब का इस बारे में तासुर बड़ा स्ट्रेट ऑन होता है, वो जब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं इंतखाबात कौमी सतह के ऊपर। इसी वजह से उन्होंने फौरन असेंबलियां नहीं तोड़ी और एक तरह से एक सिग्नल किया, और उस सिग्नल के नतीजे में फिर हमने देखा कि इसाक डार साहब जाके आरिफ अलवी साहब से भी मिले और बैकडोर कुछ राब्ते हुए। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं, मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक हुकूमत इस चीज़ के ऊपर राजी नहीं है कि वो आम इंतखाबात की खान साहब को कोई डेट दे। जी ताहिर मलिक साहब, आपको क्या लग रहा है? हुकूमत तो बिल्कुल ठीक, हमारी भी रीडिंग यही रही है जब भी हम प्रोग्राम करते हैं कि हुकूमत तो नहीं चाहती कि कोई भी डेट दे, उनको सूट ही नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब जो भी उनके पास पत्ते हैं, वो अगर वो शो तो वो कर चुके हैं, लेकिन जब वो व्हेन ही विल प्ले हिज हैंड तो उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो शायद उनका प्लान है वो पूरा ना हो पाए। मैं वैसे अपना असर से डिसएग्री करूंगा। मेरा ख्याल है खान साहब होमवर्क शायद के आदी नहीं है। वो एक उनके ज़हन में क्या एक मौला जट का इमेज है कि आप फ़ौरन बात कर लें,
को ट्रेड कर लें, लोगों को ट्रेड कर लें, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। मुझे इस पर कोई शक नहीं कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मगर आप देखें जिस तरह वो कह रहे जी उनका जो, मुझे नहीं लग रहा कि इमरान की डिज़ायर इलेक्शन, उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है यार, आप एक सिस्टम को करप्ट कह रहे हैं, एक पार्टियों को आप पाकिस्तान कह रहे हैं ये अमेरिका की वजह से आई है, तो पंजाब असेंबली में आप उनके साथ हैं, सेनेट में आप उनके साथ हैं, 4 आपके सूबे हैं। जिस दिन अप्रैल में आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई, जमहूरियत के साथ ज़्यादती हुई, आपका काम था फ़ौरन उसी वक्त पंजाब में आपकी हुकूमत थी, आप सारी चीज़ें छोड़ते कहते जी इलेक्शन कराओ। भी कोई चीज़ होती है भाई, टाइमिंग क्या होती है? 7 महीने के बाद अभी तक आपको पता नहीं चला। मैं अभी तक, मेरा 60 साल मेरी उम्र है, मुझे अभी तक 1 मिनट की नहीं समझ आ रही। यहाँ काम शुरू हुआ था 1 मिनट में पंजाब असेंबली तोड़ देंगे, मोनसिला ही आया कहते हैं जी 1 मिनट में असेंबली तोड़ेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि यार पाकिस्तान में 1 मिनट का कितना अरसा होता है? 1 साल होता है, 6 महीने होते हैं। आप बात शुरू करते हैं एक बड़े इमेज से, मगर उस इमेज के बाद जिस तरह आप लॉन्ग मार्च से चले थे होते होते रैलियों पे आगे। तो मैं समझता हूँ खान साहब किसी सूरत, मेरी राय में नहीं इंतखाबात नहीं चाहते। उसकी एक छोटी सी, मैं थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लूँगा, उसकी वजह कि खान को मेरे से और आपसे ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी का पता है। मेरी राय में इमरान खान की पॉलिसी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हुकूमत रहे ताकि इनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो लॉन्गर रन में इमरान को फ़ायदा हो। ये मेरा आर्गूमेंट। आप इससे एग्री करते हैं अदर काज़मी साहब कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं क्योंकि आगे जो भी बजट देगा उसके लिए ये बड़ा हार्ड टास्क होगा, बड़ा टफ बजट होगा अवाम के लिए। और दूसरी बात उसके साथ जो जुड़ी हुई है वो ये भी बता दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर मलिक साहब आपसे भी मैंने ओपिनियन लेना है कि इमरान खान साहब को ये जो नाअहल करने का हर तरीका इस वक्त जो है ना वो इन मोशन आ चुका हुआ है। ये प्लान आपको कहां से रोल आउट होता नजर आ रहा है और कितना आपको इसमें पावर नजर आ रही है? देखें, जहां तक ये ताल्लुक है कि इस वक्त हुकूमत संभालना, किसी के लिए भी इस वक्त हुकूमत संभालना जो है वो आसान नहीं होगा, और खान साहब को भी इस चीज़ का इदराक है। आपने भी जिक्र किया कि एलसीज नहीं खुल रही, माल फंसा हुआ है पोर्ट्स के ऊपर, और इकॉनमी बिल्कुल एक उस नहज पे पहुंच चुकी है कि आज डिफॉल्ट किया या कल डिफॉल्ट किया, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर हुकूमत संभालना कोई खान साहब के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ वो ये देख रहे हैं कि जिन लोगों ने हुकूमत संभाली हुई है वो अपने सारे काम सीधे कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की तारीख का इस किस्म का एनआरओ चल रहा है कि जनाब ये इनके भी मुकदमात खत्म हो गए, उनके भी मुकदमात खत्म हो गए, ये चीज भी ठीक हो गई, नैब के कानून में भी तब्दीली हो गई, ईवीएम का कानून भी खत्म, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक भी वापस ले लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं कि जितना दिन ज्यादा ये लोग इख्तिदार में रहेंगे, सिस्टम के अंदर इनकी इनग्रेस या फिर जिसे आप कह सकते हैं इनके जो पांव हैं वो मजीद मजबूत होंगे। तो ये चीज भी खान साहब देख रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर ये लोग इख्तिदार में रहे तो खान साहब को साइड लाइन करने के लिए इनके पास टाइम ज्यादा होगा। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उनको नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है, और वो जिसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, तो एक वो चीज भी है। बाकी इन प्रिंसिपल में इस चीज से एग्री करता हूं कि इस वक्त अगर खान साहब हुकूमत संभालेंगे तो इस इकॉनमी को संभालना कोई इतना आसान नहीं होगा जिस नहज पे ये 6 महीने के दौरान ये लोग इकॉनमी को ले आए। लेकिन ये जरा एक चीज इस बात पे थोड़ा वेन कीजिएगा कि इमरान खान को नाअहल करवाना, लेवल प्लेइंग फील्ड देना, ये एक हम सुनते आए मुबैना तौर पे एक मास्टर प्लान जिसके बाकी जो फैक्टर्स हैं पूरे हो चुके हैं, ये एक होना बाकी है। क्या ऐसे ही समझा जाए इसको कि ये अभी मास्टर प्लान पूरा किया जा रहा है और वो हो के रहेगा? देखिए, आप सियासत में उसको, अवामी सियासत के अंदर तो आप उसको इस वक्त नहीं हरा सकते। आप ये सारी जमातें मिल के इन्होंने इलेक्शन लड़ा। अभी आज़ाद कश्मीर के भी आप बल्दियाती इंतखाबात देख लें, उसमें भी पीटीआई सबसे बड़ी जमात के तौर पे सामने आई। तो इनको पता है कि अवामी सियासत, जमहूर की सियासत, बैलेट बॉक्स की सियासत में इमरान खान साहब का इस वक्त हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो चाहेंगे कि उनको किसी ना किसी मुकदमे में फंसाया जाए। जिस तरीके से आपने ममनुआ फंडिंग का केस देखा, अब उनकी किसी मुबैना बेटी के हवाले से भी केस सामने आ रहा है। तो ये कोशिश तो पूरी होगी, लेकिन ये किस हद तक कामयाब होगी वो एक अलग बहस है। लेकिन हुकूमत की यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि खान साहब को इंतखाबी सियासत से अलहदा किया जाए। इंतखाबी सियासत से ताहिर मलिक साहब अलहदा करना, ये वाला जो मुबैना बेटी वाली जो बात आ रही है, ये पहले 3-4 अदालतों के अंदर मामला आ चुका है और वहां से ये पिट चुका है। उसके बाद फिर ये दोबारा आ गया है। इलेक्शन कमीशन उस पर अब वो स्टार्ट करने लगा है हेयरिंग, बल्कि फौजदारी उस पर कार्रवाई शुरू करने का कह रहे हैं। और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से इस पर जवाब मांग लिया हुआ है। यानी कि ये बड़ा सीरियस मैटर है सर इस वक्त मुल्क का। नहीं, तो इससे आपको समझ क्या आ रही है? नहीं, अकबर देखे, अगर तो आप पाकिस्तान को आप रैशनली समझेंगे या कानून से समझेंगे तो आई एम सॉरी,
ये कानून शुनून कोई चक्कर नहीं है। आप खां को 5 दफ़ा नाहल कर, वो बातें किया करें जो ऑफ एयर करते हैं। नहीं ऑफ एयर वही, वो मैं घर भी जाना है, पॉइंट है आप 10 दफ़ा नाहल कर लें। मैं आपको बताता हूँ, आप जितना इमरान पे एग्रेशन निकालेंगे वो उतना पॉपुलर होगा। मतलब मुझे याद है अप्रैल में इसी टेबलों पे हम टॉक शो करते थे, इमरान का किस पे खाता आ गया था, बेरोज़गारी बढ़ा दी, गुर्बत बढ़ा दी, यही सारी कहानियाँ थी, इकॉनमी ख़त्म हो गई, डॉलर ख़त्म हो गया। अब इमरान खान बन गया हीरो इसलिए बन गया कि परफॉर्मेंस नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि खान साहब के लिए जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें उनका ठहरना बनता है, उनका काम है किसी जगह। मुझे जो इमरान पे इतराज़ आ रहा है, बार बार आ रहा है कि इमरान स्विच बहुत कर रहा है। इमरान सर ही इज गिविंग अ फाइट, नहीं नॉट फाइट, खां की पोजीशन बड़ी जल्दी बदल लेता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस वक्त स्टेटमेंटशिप मांग रहा है इमरान से जो सिचुएशन में आप जाते हैं इस्लामाबाद जी कि मैं इस्लामाबाद से ये इलेक्शन लेके आऊँगा, वहाँ आप कहते हैं मैं असेंबली तोड़ दूंगा, फिर आप असेंबलियों के कहते हैं 1 मिनट ही लगेगा। अब आपकी डिस्कशन के खिलाफ 12 पार्टियां हों, फिर उसके बाद मुबैना तौर पे अपेरेंटली एस्टैब्लिशमेंट भी आपके खिलाफ, मैं सिस्टम सारा आपके खिलाफ। मैं कहता हूँ ये फेवर है, ये इमरान के लिए फेवर है यार। यहाँ आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा भुट्टो को इस दुनिया से चले गए हैं। भुट्टो नहीं खत्म कर सकी, ये दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, इसके पास आप क्या इंप्लाई कर रहे हैं? नहीं खत्म हो सका ना भुट्टो को, पोलिटिकली आप नहीं मार सके, आपने उसको फांसी भी दे दी। जो मुझे आप बता दें पाकिस्तान में आप किस प्राइम मिनिस्टर को, किस पोलिटिकल पार्टी को, मुजीब को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें, भुट्टो को ले लें, इमरान को ले लो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप कानून से अदालतों से इनको पोलिटिकली खत्म नहीं कर सकते। अतर काज़मी साहब, ताहिर मलिक साहब ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लें जिस तरह की वो पहले लेके बैठे हुए थे। अब कमान तब्दीली के बाद आपके ख्याल में उनको ये पोजीशन लेनी चाहिए, और उसके अलावा अपना तजिया ये दें कि क्या इमरान खान अब उसी तरह की पोजीशन लेंगे या फिर कुछ उसमें नरमी? अभी तक तो हम देख रहे हैं, अभी तक तो साइलेंस देख रहे हैं एक्चुअली हम। देखें, पता है क्या, मेरा इसमें छोटा सा एक इशू है। अगर हम स्कैंडिनेविया की सियासत कर रहे हो और एक स्ट्रांग पोजीशन ले लें फिर तो ठीक है। जब आपने दूसरी तरफ उन लोगों से डील करना हो जिनकी सुबह पोजीशन और होती है, शाम को पोजीशन और होती है, सुबह वो आप टीवी पे किस तरह के बयान दे रहे होते हैं, शाम को वो कारों की डिग्गियों में फिर रहे होते हैं, तो उस मुल्क में जब आप सियासत करते हैं तो आपकी कई एक मुस्तकिल पोजीशन, हाँ आपकी एक मुस्तकिल पोजीशन है खान साहब की कि मुझे इंतखाब चाहिए और मुझे हर हालत में इंतखाब चाहिए, इसलिए कि उनको पता है कि मुझे इसी से रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि 6 महीने के दौरान अगर खान साहब ने अपनी बार बार पोजीशन चेंज की है तो क्या उसके नतीजे में उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है? हर रोज उन्होंने सियासी एक्टिविटी की। अगर वो एक पोजीशन लेके बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि खान साहब का नैरेटिव दब जाएगा। उनको हर गुजरते दिन के साथ जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं उसके साथ साथ अपनी पोजीशन को कभी आगे वो लेके जाते हैं, कभी पीछे लेके आते हैं, लेकिन गोल एक ही है। अवाम के सामने उन्होंने एक ही पोजीशन रखी हुई है कि मुझे हर हालत में इंतखाब चाहिए। बाकी वो गोल किस तरह अचीव करना है, एंड उनका वही है, मींस क्या वो इस्तेमाल करेंगे। कभी वो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, कभी वो असेंबलियां तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मुतालबा उनका जो बुनियादी है वो वही है। और इसी का नतीजा हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान हर रोज उन्होंने सियासी एक्टिविटी की है, अस्पताल के बिस्तर से भी सियासी एक्टिविटी की है। और आप देखते हैं कि जब खान साहब को नजर आता है कि कहीं और से उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो कोई दोबारा एक वही बयानियां थोड़ा सा वो सख्त कर देते हैं, कभी वो थोड़ी नरमी ले आते हैं। तो मेरे ख्याल में हालात के मुताबिक वो सियासत कर रहे हैं और एक मुश्किल जिसे आप कह सकते हैं ना माहौल में वो सियासत कर रहे हैं। और उसके बावजूद अगर वो अपनी सियासत को आगे लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है स्विच करना सियासत कामयाब है तो दूसरी तरफ नजर आता रहेगा और वो मिल के भी मुकाबला नहीं कर पा टैक्टिकली है। वो टैक्टिकली आपकी ये कहना है इकोनॉमी के ऊपर ना इस प्रोग्राम में हमने आगे भी बात करनी है। और बहुत सारे ऐसे मौशी इशारे इस वक्त जो नजर आ रहे हैं वो ये है कि मुल्क रोज बरोज डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, इसहाकदार साहब जो भी कहते रहे वो बहुत अबतर होती जा रही है। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए, पावर्स दैट बी, उनको क्या नजर आ रहा है? इसहाकदार साहब ने कोई तीर नहीं मारा, बल्कि इसहाकदार साहब अगर कुछ कर सकते थे ना, हल्की फुल्की उम्मीद थी, उससे भी कुछ बरक्स ही निकली हैं, वो उम्मीदों के बरक्स निकले हैं। तो जब पावर्स दैट बी, व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे सीइंग, उनको क्या नजर आ रहा है सब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसके बाद? क्या बाजवा साहब अभी कोई और एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश रह गई है? उनको तो आंखें बंद करके मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए। जिन्होंने भी इसहाकदार को जो भी लेके आए, मेरी मुराद पीडीएम के दोस्त हैं, पीडीएम के दोस्त लेके आए हैं, उनकी इत्तेहादी हुकूमत है। जब इसहाकदार साहब आ रहे थे किस किस्म के हमसे वादे किए गए? वो नाड़ियों की हुकूमत थी, हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा। क्या अब कुछ रह गया है पीछे? देखिए खान साहब के दौर में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, लेकिन क्या ये हालात थे जो इस वक्त थे?
और उस वक्त खान साहब ने किसको कहा था बार बार कि इस वक्त हुकूमत को मत चेंज करें? इनको क्या आफत आई हुई थी पीडीएम वालों को कि इन्होंने उस मौके के ऊपर उनकी हुकूमत गिराई? देखें, आप इसको सिर्फ इकोनॉमी की नजर से ना देखें, आप इनकी जाती पॉलिटिकल और दूसरी इकोनॉमी देखें। इनके तो सारे मसाइल हल होना शुरू हो गए, इनके साहिबजादे भी वापस आ रहे हैं, सागडार साहब भी वापस आ रहे हैं, बाकी केसेस में भी इनको रिलीफ मिल रहा है। मसला 22 करोड़ पाकिस्तानियों का है और मुझे नहीं लगता कि जल्दी 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ मिलेगा। बाकी जिसका भी जो भी तजर्बा था वो आपके सामने और मेरे भी सामने और पूरी कौम के सामने। मलिक साहब, क्या मामला क्या है? सागडार साहब जो कर रहे हैं इससे तो ये बात ठीक है काज़मी साहब की, मैं तो टोटली एग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ कि दूध और शहद की नहरें तो नहीं थी बहरी, लेकिन इतने बुरे हालात भी नहीं थे हुए। अगर वो 3.5 साल में जहाँ पहुंचे थे वो 6 महीने के अंदर इन्होंने उससे अबतर कर दी है सूरत हाल। उधर क्या कहा तो यही जाता था कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि इन्होंने इस वजह से टेक ओवर किया कि मुल्क आप नहीं, हम डिफॉल्ट करके दिखाते हैं आप। अच्छा, पहले तो मैं अपना काज़मी को बड़े प्यार से सलूट करना चाह रहा हूँ कि अगर बिलीव कर लिया था कि सागडार वाकई डॉलर सस्ता कर देगा, इकॉनमी ठीक कर देगी, मेरा ख्याल है जिसने बिलीव किया था वो बड़े दिल का आदमी था, ये सबको पता है। देखिए, हमने जुज़वी सच बोलना शुरू कर दिया। हमारा जो स्पैन है ना थिंकिंग का, बहुत छोटा है। 75 साल में आपने 23 IMF के बेल आउट्स लिए हैं, 23 और आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया में सबसे ज़्यादा। डिफ़ॉल्ट का ये मतलब होता है कि एक मुल्क है वो उसकी जो कमाई है उससे ज़्यादा खर्च रहा है। वो आप 70 साल से डिफ़ॉल्ट में है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्या इमरान खान साहब के पास, क्या जरदारी के पास, नवाज़ के पास कोई प्लान है? मैं आपको एज एक स्टूडेंट बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस तरह ठीक नहीं होनी। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कि आपको इस्लाहात की ज़रूरत है। आप 11,000 अरब रुपया लगा के ये रियासत चला रहे हैं। सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आए ना, यार, उसके साथ कम से कम फॉरेन डायरेक्ट इकोनॉमिक्स की आपने बात की है ना। मेरा आप दोनों से सवाल है, मुझे बता दें हाउ इमरान इज डिफरेंट फ्रॉम नवाज शरीफ, वेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अभी जो वो बात कर रहे हैं वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि कम से कम इलेक्शंस दे दें, एक पार्टी की हुकूमत आ जाए, ये रौला फड्डा खत्म हो जाए, कम से कम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसके साथ होती है। मेरा आप तो कुछ ब्रेव फैसले उसकी वजह से कर पाते हैं। बाजवा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई ना इमरान पे तनकीद कर रहा हूँ, मैं सब पे कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता किसी के पास होमवर्क है, किसी के पास टीम है। खान साहब ने 4 साल पहले भी 200 एक्सपर्ट्स लाने थे, आतिफ मियाँ को लाना था, ये कर रहा था, वो करना था। मुझे मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूँ। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की इकॉनमी का फंडामेंटल कुछ ऐसे मसाइल हैं, उसको ठीक किए बगैर आप IMF तो इस तरह की तकरीरों से कुछ नहीं होना। आपने इसको प्रोडक्टिव सोसाइटी बनाना, ह्यूमन डेवलपमेंट करें, लोगों पे पैसा लगाएं। लोगों को पैसा लगाने के लिए आप सारा पैसा तो आपको IPPs को दे रहे हैं, सारी सरकार खुद खा रही है। इमरान का जादू करेगा? इमरान बताए ना कि इमरान हाँ बताए मेरा ये प्लान है, ताकि मेरा पॉइंट है कि इस वक्त मुझे लगता है किसी के पास कोई प्लान नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने का छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में आ गया है। अतर काज़मी साहब, ये हम बात कर रहे थे NRO की, ये नैब कानून के अंदर जो तब्दीलियां हुई, सारा मामला वो सबके सामने है। राना सनाउल्लाह साहब को आज बरी की है एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने। मेरे ख्याल में ये बरीयत जो है ये तो कम से कम मेरिट पे हुई है। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने जो भी फैसला दिया है मैं उसको मनोवन मानता हूं। किसी भी अदालत से फैसला आए वो मेरिट पे ही होता है, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों ने झूठे केस किए थे, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, क्या मौजूदा हुकूमत उनके हवाले से फिर कोई कुछ कहेगी? इसलिए कि माजी में तो इनका मौक़िफ़ ये था ना कि इमरान खान तो नहीं, ये सब कुछ तो कुछ और कर रहा है। तो वो 3 साल से जो मौक़िफ़ था, क्या अब वो बिल्कुल तब्दील हो गया है? बाकी जो भी अदालत से फैसला आता है हमें उसको मानना पड़ेगा। बाकी जो NRO हो रहा है या खान साहब का जो एक सियासी बयानिया है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ही बात करनी है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि ऑपोजिशन के कहने से पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, हम भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन कुछ मुआशी आशारियां वो आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद, कि जिनकी बेसिस के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर यह असेस किया जाता है कि कोई मुल्क डिफॉल्ट के कितना करीब है, और पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के बाकायदा काफी करीब पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे मईशत होंगे, एक ब्रेक के बाद तफसीली उनसे सवालात पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वजीर खजाना इसहाक डार साहब कह रहे थे आज के ऑपोजिशन के कहने से मुल्क दिवालिया नहीं हो जाएगा। तो आजकल जो उनसे ये पूछता है ना कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए क्या प्लान है आपके पास, वो उन्हें ऑपोजिशन नजर आता है। सूरत हाल अब कुछ यूं हो चुकी है कि डॉलर के ज़खायर जो है स्टेट बैंक के पास वो 6.7 अरब डॉलर रह गए हैं। उसमें से ये बता दूं आपको कि 3 अरब सऊदीया के पड़े हुए हैं, 2.3 अरब चीन के पड़े हुए हैं,
1 अरब यूएई का पड़ा हुआ है, बाकी जो चंद 100 मिलियन पड़े हैं उनका आप खुद ही हिसाब लगा लिए। ये बाकी जो पैसे आपको बताएं ये उन्होंने रखवाए हुए हैं, और मजीद कर्जे तो अब पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन उनकी उम्मीद IMF की प्रोग्राम की बहाली से जुड़ी हुई है। और वजीर खजाना साहब ये फरमा रहे हैं कि आई डोंट केयर, मैं किसी के तरले नहीं करूंगा। ये वही वजीर खजाना साहब है जो कह रहे थे कि मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है IMF के साथ डील करने का। तो अब क्या पाकिस्तान IMF के बगैर गुजारा कर सकता है? वो एक ही तरीका है, और वो ये है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान की कुछ मदद करें। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो मदद क्यों करेंगे, जब तमाम दुनिया को नजर आ रहा हो कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, हो सकता है कम अज कम, और साथ ही IMF को आंखें भी दिखा रहे हैं। तो क्या वो अपने पैसे डबोने के लिए देंगे पाकिस्तान को? वो भी अरबों डॉलर्स दे देंगे? फिर एक ही ऑप्शन बच जाती है, और वो ये कि रावलपिंडी या तो वेंडी शर्मन को फ़ोन करे जैसे पहले हुआ था, और दोस्त ममालिक को भी फ़ोन करे। तो फिर अवाम ये जानना चाहते हैं कि डार साहब किस मर्ज़ की दवा थे, वो यहाँ पे क्यों आए थे? वो मुआशी आशारी है जिनकी मैं पहले बात कर रहा था कि दुनिया भर में उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि मुल्क दिवालिया होने के नज़दीक है या नहीं। हम भी आज वो उठाएंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मोइश। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट होने का खतरा, जब बात करते हैं बैरूनी कर्जे अदा हम ना कर पाएँ तो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। चलें मान लेते हैं इसहाक डार साहब की बात, वो जो कह रहे हैं कि जनाब वो 3 अरब डॉलर कहीं से आ जाने, कोई दोस्त मुल्क दे देगा। लेकिन ये जो 3 अरब डॉलर्स के कमर्शियल बैंकों से लोन लिए हुए हैं, जो रोल ओवर भी नहीं होने हैं और वो भी मैच्योरिटी के करीब आ गए हैं, वो कहां से देने हैं पाकिस्तान ने? अगर वो ना दिए पाकिस्तान ने, वो भी तो डिफॉल्ट ही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं पहले आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं कि पिछले चंद हफ्तों में 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा मैंने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ना पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने दिया जाएगा। हम जो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे उसमें हमारी पॉलिसियों को कोई कमाल नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस वक्त आप IMF के प्रोग्राम में हैं। IMF के प्रोग्राम के दौरान अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो ये तो IMF के ऊपर तमाशा पड़ जाएगा कि फिर आप किस मर्ज़ की दवा हैं। उनको तो लाया इसी काम के लिए गया था। लेकिन एक मुल्क है दुनिया के अंदर जो IMF के प्रोग्राम में भी डिफ़ॉल्ट कर चुका है, उसका नाम अर्जेंटीना है। नहीं, देखिए ना, बात ये थी कि हमारा जो प्रोग्राम है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, उनकी शराइत के तहत है। दूसरी बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं, मैं आपको चंद इजाज़त दे दें, थोड़ा सा मैं बोल दूं। मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि 9 दिसंबर 2022 को, अभी एक दिन पहले उसके वजीर ख़जाना सऊदी अरब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट किया है ब्लूमबर्ग ने, और उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। आपसे ये समझाना मैं चाह रहा हूँ, इस्तेमारी ताकतें अभी नहीं चाहती, वो ये चाहती हैं पाकिस्तान को कमज़ोर करें, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करें, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के मामले में और तालिबान के मसले पर जो हमारी मदद की जरूरत है वो अभी डॉक्टर साहब, ये बड़ी डेंजरस बात है। थोड़ा सा इसको मैं खोल लूं इस बात को, और वो ये आपकी बात से यूं लग रहा है कि इस वजह से आलमी ताकतें पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगी, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनकी वजह से। तो कल को उन पर भी मामला आ सकता है कि भाईजान अब डिफॉल्ट तो आप हो गए, अब यहां पे कुछ हमारे साथ लेन देन करें, फिर उसके बाद आपको बचाते हैं। ये तो ये भी हो सकता है। पूरी कर लूं बात। एक बात तो ये है, दूसरा आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अभी दिसंबर 2023 तक भी हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। मैं आज बता रहा हूं आपको, हम नहीं करेंगे। लेकिन इस मुद्दत में, ये जो मोहलत है, अगर इससे फायदा उठाकर पाकिस्तान की मईशत को बहाल करके खुद इंसारी की तरफ नहीं लाया गया, बैरूनी कर्जों, बैरूनी इमदाद, निजकारी और रेमिटेंस पर इन्हिसार रखा गया, तो फिर आपको खौफनाक जो सूरत हाल होगी, अगर वो कोई समझे तो उसकी रूह भी काम जाएगी। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जून 2023 नहीं, दिसंबर 2023। मैंने एक आपसे वो पूछा था, आपके ख्याल में क्या प्लान है इनके पास? कमर्शियल बैंकों का जो 300 अरब वापस करना है, वो कहां से वापस होना है? देखिए, मैं आपसे एक बात पहले बता दूं, लेकिन एक और कोई ना कोई मैं पैसे दे देगा उसके, आप ये कह? नहीं, मैं आपको अर्ज कर दूं ना। पहले मैं आपको बता दूं, डार साहब का एक बयान है, उसको मैं, जो आपने पहला कोट किया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता। मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते, कि कौन समझाएगा इन लोगों को। दिवालिया होती हैं वो कंपनीज जो बैंकों से कर्जा लेती हैं, और बैंक कोर्ट उनको डिक्लेयर करती है। बैंक डिफॉल्ट, मुल्क डिफॉल्टर तो हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई वो अदालत मौजूद नहीं है जो एक मुल्क को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे। डिफॉल्टर आप हो सकते हैं, तो ये बैंकरप्सी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी समझ से बालातर है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते, डिफॉल्टर हुआ करते हैं। एक चीज मलिक साहब, इसमें मैं मलिक साहब के कमेंट लेना चाह रहा हूं।
मलिक साहब, पाकिस्तान अभी भी उस कंडीशन में है कि आप अपनी कनपट्टी पे बंदूक रख के बैठ जाएं और कि मैं गोली चलाने लगा और अगले आके आपकी बंदूक हाथ से निकाल लें? इतना वैल्यूएबल है अभी भी पाकिस्तान आपके ख्याल? ये मैं डॉक्टर साहब से तो माशाल्लाह बहुत हमसे इल्म से आगे, मगर मैं समझता हूँ ये हमारे अहम ही राह जाते हैं। हमने हाइपोथेसिस रखी जी कि हमारा जोग्राफिया बड़ा ज़बरदस्त है, लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है। जो हालत ये आपके सामने है कि इस मुल्क में इतनी अच्छी लोकेशन हो तो 40% तो पाकिस्तानी बच्चे ने ज़िंदगी में एक दफ़ा साफ पानी नहीं पिया, 50% आपकी औरतें उन्होंने रज के एक दफ़ा खाना नहीं खाया। तो ये कैसी लोकेशन है? ये मेरी समझ से बाहर है। बल्कि मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब आप ये जो बात कर रहे हैं, मुझे मतलब मैं को आपसे इतराज़ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये चूहा बिल्ली का खेल कब तक रखना है कि अगले 3 महीने में ये जो हमने नया 2020 मैच शुरू करता है डिफ़ॉल्ट हो गया कि नहीं होना है कि नहीं होना? मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है कि $15 बिलियन का आपका ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट है, $40 बिलियन का आपका एनुअल ट्रेड डेफिसिट है, $70 बिलियन 3 साल में आपने कर्जे दुनिया के उतारने हैं, 110 बिलियन डॉलर आर पे कर्जा है। और कौन से दोस्त हैं जो इतना बड़ा भार उठाएंगे? कौन सा ऐसा जोग्राफी है, कौन सी ऐसी लोकेशन है कि हमारे सारे गुना जो 75 साल के हैं वो सर पे ले लेंगे? मुझे ज़रा ये समझा दें। देखिए, पहले मैं अर्ज कर दूं, आपने बड़े अहम नुकात उठाए सब ने, लेकिन मैं कुछ आपको हकीकत बताना चाहता हूं। हमारी मईशत को खौफनाक चैलेंजेस दरपेश हैं, खतरनाक दरपेश हैं, तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन कुछ हकाइक मैं बताना चाह रहा हूं जिसकी वजह से प्लीज बताइए। देखिए, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं $31 अरब की हैं तकरीबन इस वक्त। $31 अरब की हमारी रेमिटेंसेज हैं, तो ये हो गई आपकी $62 अरब। हमारे जिन बहरी कर्जों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उसका एक हिस्सा लंबी मुद्दत के लिए रीशेड्यूल हो चुका है। चीन जो मजबूर है, क्योंकि सीपेक को अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुश्किलात में आया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं डिफॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो सारी दुनिया IMF वर्ल्ड बैंक कहेगी ये सीपेक की वजह से है, इसको रोल बैक करा दो। तो वो एफोर्ड, श्रीलंका में सारी बदनामी जो है वो चीन के ऊपर आई है। चीन एफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात हो, तो $23 अरब जो उनके हैं हमारे पास पड़े हुए हैं, कुछ रीशेड्यूल कर दिए, कुछ वो करेंगे। मैं आपको दोबारा बता दूं, पेरिस क्लब ऑलरेडी कर चुका है। हम ये तो कह रहे हैं कि हमारे कर्जे इतने हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब सॉरी इस पे इंटरजेक्ट कर रहा हूं सिर्फ, लेकिन आपका ओपिनियन इसी पे ले रहा हूं। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि 300 अरब की हमें यकीन दहानी कराई है, मेरी गुजारिश सुन लें। डार साहब ने जो ये बात की है बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो, कि IMF को आंखें दिखा रहे हैं पाकिस्तानी कौम के लिए। आपको शायद पता नहीं है, वो कई मुल्कों के सफीरों के पास गए, जो अमेरिका के सफीर से बात की है, चीन के सफीर से बात की है, बरतानिया के सफीर से बात। खुदा के लिए IMF को हमारी सिफारिश करें, हम मुतालबात उनके मानेंगे, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को, ये पब्लिक के लिए वो कह रहे हैं, वो हर किस्म की शराइत मानेंगे। जनवरी में अगर आपको पैसा नहीं मिला तो हम मुश्किलात में आएंगे, और वो शराइत मान के प्रोग्राम को बहाल कराएंगे। अपनी कौम के लिए कह रहे हैं। वो क्यों गए थे अमेरिका के सफीर के पास? क्यों कहा? डॉक्टर साहब, मेरा फिर आपसे वही सवाल है कि ये तो आपने जो रास्ता, मैं को आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ, कब तक हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को हम साया ममालिक, चाइना ममालिक, दोस्त ममालिक के चक्रों में रख के डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे। कोई ऐसा पाकिस्तान में हुक्मरान है, सियासतदान है, जिसके पास कोई ऐसा प्लान है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए? वो आपको कोई नज़र आ रहा है? कोई इज देयर एनी होप? जी देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पहले मैंने ये कहा था कि 31 दिसंबर 2023 तक हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। आपने 3 साल के $73 अरब की बात की, मैं वही कह रहा हूं, अभी नहीं करेंगे। प्लान जो है, तीनों बड़ी पार्टियां जो इस वक्त हैं, अगर उसके इंतखाबी मंशूर को आप देख लें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, तीनों पार्टियों का जो इंतखाबी मंशूर है उसमें से 2 पर अमल कर लें आप। वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा। इसका मतलब पता क्या है? हम 7,000 अरब रुपया हर साल टैक्सों की मद में कम वसूल कर रहे हैं। 7,000 अरब रुपया कम। लेकिन डॉक्टर साहब, मामला तो डॉलरों का, इस वक्त मसला तो डॉलरों का। देखिए ना, आप थोड़ा सा तो बोलने का मौका देंगे तो मैं बताऊंगा ना। जिस वक्त आप जब ये 7,000 अरब की शॉर्ट बढ़ती है, तो आप बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं, पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ाते हैं, डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ही नहीं। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब आप पेट्रोल को देखिए, पेट्रोल कहां से कहां गया है आप ये देखिए ना। तो दूसरी जब आप ये इस तरह से करेंगे और बेतहाशा इंपोर्ट्स करेंगे, अगर मैं आपको खिदमत में अर्ज कर दूं, पिछले साल $80 अरब की हमने इंपोर्ट्स की हैं, इसमें से कम $25 अरब की जरूरत नहीं थी। आप अशराफिया की मईशत है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने गैर जरूरी इंपोर्ट $80 अरब नहीं करते, और ये $25 अरब आप अगर इंपोर्ट्स आज कम कर लें आप, तो ये तो डॉक्टर साहब, अभी जो जरूरी इंपोर्ट है उसका क्या करें? यहाँ पे तो प्याज, लहसुन, अदरक के जो कंटेनर आए हैं उसकी LC नहीं खुल रही। स्टेट बैंक इस वक्त उसको
स्टेट बैंक रोज की बेसिस के ऊपर फ्लो ट्रैकिंग उसको वो कह रहे हैं, और वो बताते हैं कि भाई इसकी एलसी खोलनी, इसकी नहीं खोलनी, मॉनिटर कर रहे हैं, वो राशनिंग कर रहे हैं डॉलर की। 6 अरब डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज रह गए जो दूसरों के हैं, किसी के भी हैं। आपके पास 6 अरब डॉलर टोटल है इस वक्त स्टेट बैंक के पास, नहीं है आपके पास पैसे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर हालत में ये घुटनों के बल करके IMF की किस्त लेकर आएंगे, ये आवाम को बताने की बात आप छोड़ दें। ये IMF की किस्त मिलेगी तो हम मिलेगी और यकीनन मिल जाएगी। और आपको दूसरी बात मैं बता दूं, कुछ हमारे दोस्त ममालिक ने IMF को लिख के दिया है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। ये बातें भी तो बताएं ना। हमारे लिए खौफनाक चीजें दूसरे हमें जिंदा रख रहे हैं, हम अपने पॉलिसी से नहीं है। तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि IMF वालों ने, हमने वहां पे जाके उनको कहा था IMF को कि जनाब 3 अरब डॉलर हमें सऊदीया दे रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पता चला, वजीर खजाना साहब ने बताया IMF ने फोन करके पूछ लिया सऊदीया वालों से, वो ट्रस्ट नहीं करते, उन्होंने कहा दे रहे हैं पाइन के नहीं दे रहे आप। अच्छा डॉक्टर साहब एक दोबारा डबोने के लिए क्यों देंगे, मेरा सवाल सिर्फ ये है। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन, डॉक्टर साहब ये प्लीज क्वेश्चन ले ले मेरा आपसे। मैं हुकूमत की सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी बात सुन ले। 3 अरब डॉलर परसों उन्होंने हमारे रिवॉल्वर कर दिए, और वजीर खजाना सऊदी अरब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो परसों है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे, वो अमेरिका के दबाव पर हमें पैसे दे रहे हैं। हमारे लिए खौफनाक चीज है, अमेरिका अगर मदद करा रहा है तो आगे चल के हमारे जौहरी प्रोग्राम पे कदगन लगाएगा, हमारे मिसाइल प्रोग्राम। स्ट्रेटेजिक जो आप पहले सवाल पूछ रहा था कि यहाँ पे अगर जेपरडाइज हो जाए हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स तो ये मामला होता है। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज मुझे पूछने दीजिए। मिस्र का केस है एक हमारे सामने, वो बड़ा डिफरेंट केस है हमारी तरह की, हमारे से भी बुरी इकोनॉमी, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल वो देते हैं। उन्होंने अपने जजीरे दे दिए अमेरिका को। अच्छा, अर्जेंटीना IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए डिफॉल्ट हो गया मलिक साहब, लेकिन उन्होंने साथ क्या किया, उन्होंने कहा जी चाइना से हम परे हो जाते हैं, हम आपके साथ हो जाते हैं। वो कुछ गिव एंड टेक होती है। तो कुछ मैं आपको ये जो डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से बहस नहीं कर रहा। देखे दुनिया में कोई, मैं भी नहीं कर रहा, मैं सीखने की मैं बात करूं, दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, दुनिया में सिर्फ मफाद होते हैं। ये हमें फिल्मी बातें छोड़े आप। अब मैं आपको छोटी सी बात पे आता हूँ। यहाँ पे आपने बताया ना हमारे पास लहसुन और थोम के लिए भी पैसे नहीं है। डॉलर से हम जो बेसिक दवाइयाँ हैं, जो लाइफ सेविंग है, वो नहीं मंगा सके। मगर इस मुल्क में पता है मल्टीनेशनल का दूध नहीं बिक रहा है। मल्टीनेशनल आलू जो बेचता है यहाँ पे, जितना फास्ट फूड है वो डॉलर में आता है, उस पर कोई बात नहीं करता। तो जनाब अगर आप IMF के खाते में जाएंगे तो ना फिर आप IPBs को हाथ लगा सकते हैं, ना मल्टीनेशनल को हाथ लगा सकते हैं। जितने वो पैसे देंगे, बस मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, जितने वो पैसे आपको देंगे वो ले जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं है इसमें। मैं ये इनसे जानना कल सर वो एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं इसी के अंदर। मोटरवे पुलिस के एक अफसर बता रहे थे कि हमारी पेट्रोलिंग के लिए जो पेट्रोल का राशन है वो कम हो गया और हम उतनी पेट्रोलिंग नहीं कर सकते क्योंकि पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है। डॉक्टर साहब एक चीज सिर्फ छोटी सी ये आखिरी और एक पॉलिसी बता दीजिएगा कि क्या होगी, क्योंकि एक पैराडॉक्स बना हुआ है और वो ये है कि अगर हमने डॉलर कमाने हैं तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो बरामदात जो प्रोडक्ट्स हमने बनानी है उनके लिए खाम माल भी चाहिए। वो खाम माल मंगवाने के लिए हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, उसकी LC नहीं खोल रही। तो किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ेंगी जब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, डॉलर नहीं है कि हम वो खाम माल ही मंगवा सकें और फिर कुछ एक्सपोर्ट कर सकें। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बिल्कुल बड़ी सही बातें की हैं। अगर जनवरी तक हमने IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं किया तो हम संगीन तरीन क्राइसिस में आएंगे। चुनाचे ये हर हालत में घुटनों के बल जाएंगे, उनकी शराइत मानेंगे और जनवरी में किस्त लेके आएंगे। मैं आपको वाज़ह तौर पे बता, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत असल में डॉक्टर साहब ये जो आपका पॉइंट आ गया, ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। सिचुएशन ये है कि जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि घुटनों के बल जाएंगे, इसका मतलब है कि हम घुटनों के बल से भी नीचे जाएंगे जब वो उनकी तमाम मानेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कुछ बातचीत करेंगे। नवाज शरीफ साहब वहां से जो कह रहे हैं कि इमरान खान का तो बाल बाल करप्शन में डूबा हुआ है, पूछते हैं ताहिर मलिक साहब से क्या मामला है। वेलकम बैक। आज नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि इमरान खान के खिलाफ 50 अरब रुपए की करप्शन के उन्होंने एक चार्जशीट, उन्होंने कुछ केसेस पेश कर दिए हैं। सूरत हाल ये है कि उनकी पार्टी की हुकूमत को 7 महीने हो गए हैं, केस तोशाखाना का खुला हुआ है। ताहिर मलिक साहब आपके महबूब कायद, अल्लाह जाने कौन बशर है, वो कह रहे हैं कि इस इमरान खान का बाल बाल करप्शन। यार इस मुल्क में हर ताकतवर महबूब होता है, वो कोई भी हो। अच्छा असल में देखिए नवाज शरीफ साहब बड़े सियाना आदमी है। वो सियाने आदमी ने 2 चीज़ें ढूंढी हैं। एक नाहली, वो उनको नाहल किया 2016 में आपकी अदालत, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बराबर कर लिया मैच
कि आपने भी 63 आर्टिकल आप भी सादुक अमीनी ने वो भी बराबर हो गई। असल गेम ये है कि जो आपका पॉलिटिकल जो इमरान की सुपीरियरिटी है ना वो है इखलाक की, जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकली उसने गेन किया कि ये करैक्टर में बेहतर है। और नवाज शरीफ बड़े तरीके से वहाँ अटैक कर रहा है कि ये साढ़े नाल दे बंदा, देखो नाहल मैं भी हुआ, ये भी नाहल होने जा रहा है। और करप्शन ने इसने मेरे पे 25-30 अरब की बात की, मैं 50 पे ले गया। तो बेसिकली वो ये कर रहे हैं जो लोगों का एक माइंडसेट बना था ना खान की एक लंबी स्ट्रगल से कि यार ये नाहल भी हो गया क्योंकि करप्शन थी, और वो उसमें ये पॉइंट नहीं कि मैं गलत सही हूँ, वो चाह रहे हैं कि ये भी साढ़े नाल है। ये बुनियादी जो उनका सारा पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है ये है। अब छोटी सी मैं आपको मतलब कि सानू कल्ले करप्ट ना करो, सानू बराबर करो मैच। और इसमें एक छोटी सी देखो, मैं देख रहा था कि देखो 3 दफ़ा का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कितने सियाने, ये कितने समझदार लोग हैं, आराम से कह दिए देखो जी डेली टाइम ने तो माफ़ी मांग ली है, शहबाज को छोड़ दिया। कल हमने इस प्रोग्राम में ये तकरीर फरमाई है कि भाई ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्लियर हैं, आप पे इल्ज़ामात पे हम माफ़ी मांगते हैं, हमारे इल्ज़ामात गलत हैं, और आपका जो रोस है डेविड रोस है वो कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एम आई राइट? मगर देखें ये क्योंकि हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, और आपने बड़े आराम से कह दिया कि हम मिस्टर क्लीन है और आप नाहल हैं। आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछना था कि इमरान खान साहब की जो बात हो रही थी कि ये झपटना पलटना ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे हो रहा है, लेकिन वो पिच जो है वो तो नवाज शरीफ। नहीं, मैं तो पहले भी कह रहा था, मैं काज़मी से भी यही कहने लगा था। देखें कितने, अगर आपने इमरान ने अगर ये स्विच करना है ना, सुबह कुछ तो शाम कुछ, तो फिर वो जरदारी नवाशी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो इसमें PhD है। इमरान की बचत एक मॉरल पोजीशन में है, इखलाक की पोजीशन में है, पाकिस्तान की पोजीशन में। सबके साथ शायद लोग भी इसी वजह से हैं कि वो रिवायती सियासत नहीं कर रहे। खान को इस तरह नहीं करना चाहिए, खान को एक पोजीशन पे खड़ा रहना चाहिए। क्लोजिंग का वक्त आ गया। प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे कल सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होती है इंशाल्लाह।